तो ये है हमारा CBSE PYQ सीरीज़ का वीडियो नंबर 17। आज हमने डिस्कस करने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस न्यूक्लियाई चैप्टर के। ठीक है, न्यूक्लियाई हमारा फिज़िक्स का क्लास 12th का 13 चैप्टर है, सेकेंड लास्ट चैप्टर है। फिर यहाँ पर जो MCQs होंगे वो होंगे 2023, 24 और 25 के पेपर्स में जो आए हुए हैं उनकी हम बात करेंगे। और चलिए, पहला जो हमारे पास MCQ है CBSE 2025 में आया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ मास नंबर। और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो कर्व होता है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो बाइंडिंग एनर्जी का कर्व है, देखिए हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर, ये जो कर्व है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा, चाहे वो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स हों, चाहे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें आते ही हैं। ये कर्व कुछ इस तरह से होता है। देखो, ऐसे अगर हम NCERT में देखेंगे इसको, तो इधर लिखा होता है बाइंडिंग एनर्जी अपॉन पर न्यूक्लियन होता है ना, बाइंडिंग एनर्जी ओवर A, और इधर होता है A। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है कुछ यूं, कुछ इस तरह से ग्राफ दिया रहता है। इस ग्राफ में जो सबसे स्टेबिलिटी पे न्यूक्लियस होता है, सबसे जो स्टेबल न्यूक्लियस होता है, सबसे पीक वैल्यू होती है बाइंडिंग एनर्जी की, वो होती है आयरन के लिए, और आयरन होता है 56। ठीक है, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है 8.8 के करीब। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि बेस्ट जो ग्राफ है हमारे पास वो कौन सा है। यहाँ पर हमारे पास बेस्ट सूटेड ग्राफ देखो एक ही दिख रहा है आपको, क्लियरली A नज़र आ रहा है। इसमें क्या है, B में देखो बाइंडिंग एनर्जी एक पॉइंट के बाद लगभग कुछ देर के लिए कांस्टेंट हो जा रही है, बाकी इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर जो ग्राफ है वो A हमें समझ आता है, 56 होता है आयरन का नंबर। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपने कर लेना है एग्जाम्स में। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इस ग्राफ से आते रहते हैं। फिर हमारे पास दूसरा क्या है, CBSE 2025 में ही आया हुआ सवाल है। इनसाइड अ न्यूक्लियस द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर FPP, FPN एंड FNN रिस्पेक्टिवली। देन हमें बोला है कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो न्यूक्लियर फोर्स हम जानते हैं, न्यूक्लियर फोर्स नियरली सेम होती है, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन में हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में, उसकी वैल्यू नियरली तीनों केसेस में इक्वल होती है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हमें याद होना चाहिए। फिर उसके बाद है हमारे पास CBSE 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स इनसाइड अ न्यूक्लियस इज मिनिमम एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट। देखो 0.8 जो होता है, 0.8 फर्मी, ये क्रिटिकल वैल्यू होती है हमारी। 0.8 फर्मी से कम के डिस्टेंसेस के लिए ये वैल्यू होती है हमारी रिपल्सिव। ये रिपल्सिव होता है फोर्स, और इससे ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए ये होता है अट्रैक्टिव। क्योंकि हम जानते हैं जो न्यूक्लियर फोर्स है हमारा, जो न्यूक्लियर फोर्स है ये बेसिकली एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज रिपल्सिव फोर्स है। तो 0.8 वो क्रिटिकल वैल्यू है, इससे नीचे ये क्या होगा, रिपल्सिव होगा, और इससे ऊपर ये क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। और इस वैल्यू पे लगभग फोर्स क्या होती है, 0 होती है लगभग। तो ये इस वैल्यू पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी मिनिमम होती है। तो ये वैल्यू हमें ध्यान में रखनी है, 0.8 फर्मी। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 CBSE 2024 में ही आया हुआ है। An alpha particle approaches a gold nucleus in this experiment। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है, बेसिकली अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ही है ना, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पे नाम कुछ लिखा है गीजर मार्टसन एक्सपेरिमेंट। विद काइनेटिक एनर्जी K
it momentarily stops at a distance d from the nucleus and reverses its direction, then d is proportional to। तो आपके पास जो distance of basically closest approach है, ठीक। अच्छा, हालांकि ये क्वेश्चन एटम्स में आप बुक में पढ़ोगे तो ये आपको चैप्टर नंबर 12 में मिल सकता है। चैप्टर 12 जो हमारा एटम्स है, रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो वहाँ पे है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर इसको न्यूक्लियस में ही डिस्कस कर ले रहे हैं। तो जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है। किसी अल्फा पार्टिकल को फेंका जाता है, किसी अल्फा पार्टिकल को, ये न्यूक्लियस है, और अल्फा पार्टिकल मान लो यहाँ से अल्फा पार्टिकल यहाँ से फेंका जाता है, ये एक सर्टेन डिस्टेंस तक जाता है और उस डिस्टेंस पे जाके ये क्या हो जाता है, फिर स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और ये जो दूरी है इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच d। यहाँ से ये बैक चला जाएगा। तो ऐसे केस में हमारा जो अल्फा पार्टिकल हमने जितनी काइनेटिक एनर्जी से फेंका था उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर और यहाँ पर पहुँचने के बाद उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है न्यूक्लियस के साथ, ठीक, वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कंजर्वेशन हमने लगा दिया। तो काइनेटिक एनर्जी का हमें प्रोपोर्शनैलिटी निकालना है, k इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है चार्जेस के लिए। देखो चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, k q1 q2 डिवाइडेड बाई r, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी k माने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये k क्या होता है, k होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 माने अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2 टाइम्स e। q2 माने न्यूक्लियस का चार्ज होता है Ze, ठीक है। तो न्यूक्लियस का चार्ज हो गया Z इंटू ई डिवाइडेड बाई r की वैल्यू दे रखी है d, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिस डिस्टेंस से वो वापस चला गया। तो इनमें प्रोपोर्शनैलिटी देखो आप, सब कुछ क्या है, सब कुछ आपके पास कांस्टेंट है। तो k इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d, या आप बोल सकते हो d इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू k, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं कि सी ऑप्शन हमारा आएगा। कई बार हमें इस फार्मूले की भी ज़रूरत पड़ती है, ये फार्मूला सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं। ये जो हमारे पास ये है इम्पॉर्टेंट है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, CBSE 2023 में आया हुआ। द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, फिर से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे आ गया। द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ atomic mass number has a sharp peak for helium nucleus. This implies that helium nucleus is radioactive, unstable, easily fissionable, more stable than its neighbors. देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ मैंने आपको बताया कुछ इस तरह से होता है। बाकी आप NCERT में देखेंगे तो वहाँ पर एग्जैक्ट ग्राफ हमारा बना हुआ है। ये बाइंडिंग एनर्जी ओवर मास नंबर, इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इधर मास नंबर A, और आपका ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह से दिया होता है। ऐसा कुछ ग्राफ दिया होता है। अब हीलियम आता है किसी एक पीक पे बोलने का मतलब लेट से हीलियम यहाँ पे है, ऐसे ही मैंने रैंडमली यहाँ पे मार्क कर दिया। मान लो ये हीलियम है, तो पीक पे होने का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है, ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पीक पे होने का मतलब है कि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो इसके नेबर से, नेबर माने अगर इससे पीछे जाएं तो भी कम हो रही है, आगे जाएं तो भी कम हो रही है। पीक पे है ना, तो अगर यहाँ पीक पे हीलियम है तो इससे पीछे जाएंगे तो भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगी, इससे आगे जाएंगे तो भी कम होगी। और हमें पता है जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का मतलब होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जिस न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। तो इसीलिए आयरन को मोस्ट स्टेबल बोलते हैं क्योंकि वो पीक पे होता है, टॉप वैल्यू पे।
तो अगर हीलियम पीक पे है अपने नेबर्स से, तो माने वो अपने नेबर्स से ज़्यादा स्टेबल है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, इट इज़ मोर स्टेबल न्यूक्लियस देन इट्स नेबर्स। ठीक है, क्योंकि ये पीक पे है तो इसके नेबर्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इससे कम है। क्लियर। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास CBSE 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, द मास डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए। अच्छा, किसी भी न्यूक्लियस की मास डेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी न्यूक्लियस होता है हमारे पास, फॉर एनी न्यूक्लियस, कोई भी हमारे पास न्यूक्लियस है, उसके लिए जो डेंसिटी होती है रो, वो कांस्टेंट होती है। हर एक न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और इसकी वैल्यू लगभग होती है कुछ इतनी, 2.29 इंटू 10⁻17 kg/m³। माने हाईली डेंस होता है न्यूक्लियस बहुत ही डेंस होता है, और वो कांस्टेंट होती है उसकी डेंसिटी। कांस्टेंट डेंसिटी का मतलब है वो डिपेंड ही नहीं करती है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ ए, वो ए पे डिपेंड नहीं करती है। अब इस क्वेश्चन में बच्चों से गलती क्या हो जाती है कि जल्दी जल्दी अगर बच्चे रीड करेंगे तो वो ऑप्शन नंबर ए पे लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि रेडियस का जो रिलेशन होता है, रेडियस का रिलेशन हमारे पास कुछ ऐसे होता है, जो रेडियस होती है न्यूक्लियस की वो होती है R0 इंटू ए की पावर ये 3। तो माने जो रेडियस होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। पर वो रेडियस का रिलेशन है, वो रेडियस का रिलेशन है, डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, डेंसिटी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है ए पे, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। हर तरह के न्यूक्लियस के लिए सेम ही डेंसिटी होगी। ठीक है, सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम ही होती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2025-26 में, द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटीज ऑफ टू न्यूक्लियाई हैविंग द मास नंबर्स 8 and 27 इज। तो न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो क्या होगा फिर, 1:1 होगा, क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी तो सेम रहती है, तो सेम चीज़ों का रेशियो क्या होगा, 1:1। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी हर न्यूक्लियस के लिए सेम है, उसका मास नंबर 8 हो, चाहे उसका मास नंबर 8 हो, चाहे उसका मास नंबर 27 हो, चाहे 56 हो, कुछ भी मास नंबर हो, डेंसिटी सेम होगी और सेम चीज़ों का रेशियो क्या रहेगा, 1:1 रहेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट है 8 नंबर, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल is d when it moves with speed v towards the nucleus. Another alpha particle is projected with higher energy such that the new distance of closest approach is d/2. What is the speed of projection of alpha particle in this case? अब ये सेम ही क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या बताया कि स्पीड जो भी है अल्फा पार्टिकल जब प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये अल्फा पार्टिकल है, इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कुछ काइनेटिक एनर्जी k से। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के पास कुछ दूरी तक जाएगा और एक जगह पर स्टॉप होके वापस आएगा। अब जहाँ से ये स्टॉप होके वापस आएगा, वो जो ये डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस से वापस आ जाएगा, वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। ठीक है, इसके आगे नहीं जा रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पहुँचा रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है U। किसकी पोटेंशियल एनर्जी, अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस सिस्टम की, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि k = U, क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल दूर से फेंका है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, और जब यहाँ पर वो स्टॉप ही हो गया, यहाँ पर जब वो स्टॉप हो गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो हम इजीली लगा सकते हैं कि k = U, और यहाँ से k क्या आता है, k हमने बोला ये आता है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, माने डिस्टेंस d। अब Q1 माने अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो कि होता है 2e, Q2 माने न्यूक्लियस का चार्ज जो कि होता है Z इंटू E। ठीक है, एटॉमिक नंबर इंटू E। तो इनको हम पुट कर देते हैं तो K क्या आ जाता है, 1/4πε0 2e इंटू ZE डिवाइडेड बाई D। ठीक, अब स्पीड के साथ रिलेशन है तो काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ गया 1/2 mv² = 1/4πε0। ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये क्या आ गया,
2z² डिवाइडेड बाई d। अब आपके पास v² जो है स्पीड का स्क्वायर, ये आ गया 1/4πε0, वो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होके कितना हो गया 4ze² और m नीचे डिवाइड हो जाएगा md। और यहाँ से आपको क्या पता चलता है, आपको पता चलता है v² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d। v² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d क्योंकि आपके बाकी सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट हैं, 4z e पाई एप्सिलॉन नॉट m वो, तो v² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d। अब इसने क्या कर दिया, अब दूसरे केस में क्या कर दिया, इसने बोला नाउ, कहता है another alpha particle is projected with higher energy such that the new distance of closest approach is d/2। higher energy के साथ भेजा है, मैंने स्पीड ज़्यादा है तो स्पीड v' हो गई, और न्यू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी हो गई d/2। हाइयर एनर्जी से भेजेंगे तो, अगर हाइयर एनर्जी से भेजेंगे तो और ज़्यादा क्लोज तक जाएगा अल्फ़ा पार्टिकल जो है, अगर हाइयर एनर्जी से उसको भेजेंगे अल्फ़ा पार्टिकल को तो वो क्या न्यूक्लियस के और ज़्यादा क्लोज तक जाएगा, और ज़्यादा अगर क्लोज तक जाएगा न्यूक्लियस के तो जो हमारी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ये और कम हो जाएगी। ठीक है, ये केस है। हाइयर एनर्जी माने हाइयर स्पीड, तो v' इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d/2। अब हमें क्या निकालना है, हमें बोला है ये स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन निकालनी है, v' निकालनी है, तो डिवाइड कर देते हैं, स्क्वायर होगा v' का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना, प्रोपोर्शनैलिटी स्क्वायर की है, तो इनको डिवाइड कर दो, v' ओवर v², इनको आपने डिवाइड कर दिया, ये 1 है ये 2 है, तो आपने कर दिया 2/1 क्योंकि आपको v' चाहिए, तो v' का स्क्वायर डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई d/2, d/2 माने 2/d, सीधा लिख देते हैं 2/d, और ये 1/d है तो d/1। ठीक, तो राइट साइड से, लेफ्ट साइड से डिवाइड कर दी, तो v' इज इक्वल टू 2 टाइम्स v²। इसका मतलब है v' इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2v², तो v' आपका कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2v। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हालांकि आपको डायरेक्टली अगर आप ये सीधा ही ये प्रोपोर्शनैलिटी आपको समझ आती है, ठीक है, पेपर में, तो इतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली समझ आता है कि काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, तो काइनेटिक एनर्जी माने हाफ mv², हाफ mv कांस्टेंट होता है, तो v² भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d होगा, क्योंकि हमने पीछे किया ना। देखो, यदि हमारी काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d है, तो इसका मतलब v² इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो सीधा अगर हमें ये रिलेशन समझ आता है तो हमें बस कुछ नहीं करना है, अगर डिस्टेंस d/2 हो जाएगी तो हमने वो कंडीशन लगा के ये कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेज इज नॉट ट्रू। गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है हमने। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स फॉल्स रैपिडली टू जीरो एज देयर डिस्टेंस इज मोर देन फ्यू फेम्टोमीटर्स। ये ट्रू स्टेटमेंट है, हमें पता है। देखो 0.8 FM फर्मी या फेम्टोमीटर, इससे ज़्यादा डिस्टेंस हो जाती है तो फिर न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाती है, कैसी होने लगती है, ये अट्रैक्टिव होने लगती है, और फिर धीरे धीरे और अगर डिस्टेंसेस बढ़ती जाए, क्योंकि ये हमारे पास शॉर्ट रेंज का फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स वैसे भी हमें पता है कि न्यूक्लियर फोर्स क्या है, एक शॉर्ट रेंज का फोर्स है। अब अगर शॉर्ट रेंज का फोर्स है तो डिस्टेंसेस अगर लार्ज होने लगेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, द न्यूक्लियर फोर्स इज मच वीकर देन कूलम्स फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, शॉर्ट रेंज तो है लेकिन ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो यहाँ पे लिखता है वीकर देन कूलम्स फोर्स, जो कि गलत है और हमें गलत ऑप्शन ही ढूंढना है, तो हमारा बी ऑप्शन तो साफ हमें दिख रहा है। अगला ऑप्शन क्या है, द फोर्स इज अट्रैक्टिव फॉर डिस्टेंसेस लार्जर देन 0.8। हाँ, 0.8 से ज़्यादा डिस्टेंसेस पे अट्रैक्टिव है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड रिपल्सिव इफ दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस लेस देन 0.8 मीटर। 0.8 मीटर से लेस देन के डिस्टेंसेस के लिए ये रिपल्सिव है।
फिर द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली सेम। ये भी पहले ही क्वेश्चन आ चुका है कि अप्रॉक्सीमेटली न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू चाहे हम एफ पी पी में निकालें, चाहे हम निकालें एफ पी एन में, चाहे हम निकालें एफ एन एन में, वो तीनों केसेस में क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा यही थे, ये हमारे 9 क्वेश्चन थे जो ज़्यादातर सॉल्व करने वाले नहीं थे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे अगर हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं तो। ठीक है, तो ये हमारे न्यूक्लियाई के क्वेश्चंस थे और अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेमीकंडक्टर्स के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, PYQs। ठीक है, चलिए।